गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डिसीजन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम सुनील गुप्ता है। मैं आज आप लोगों को केमिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ाऊंगा, वो भी क्लास हाई स्कूल का, जो वहाँ पर पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ये चैप्टर आपको हम पढ़ाएंगे, वो भी यूपी बोर्ड वालों के लिए स्पेशल है। तो देखिए, हमारा जैसे कि पहला हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ये हमारा हाई स्कूल का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। अब देखिए, इस चैप्टर इस चीज़ को शुरू करने से पहले हमको यह पढ़ना पड़ेगा पहले कि हमारे दो प्रकार के चेंजेज होते हैं। एक हमारा फिजिकल चेंज होता है, दूसरा हमारा केमिकल चेंज होता है। फिजिकल चेंज का मतलब एक हमारा भौतिक परिवर्तन होता है, दूसरा हमारा रासायनिक परिवर्तन होता है। एक कौन सा परिवर्तन होता है? भौतिक परिवर्तन। एक हमारा होता है दूसरा रासायनिक परिवर्तन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल चेंज, इसको बोलते हैं केमिकल चेंज। जैसा कि हमने आपको बताया कि हमारे जो चेंजेस होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक हमारा फिजिकल चेंज होता है, एक हमारा भौतिक चेंज होता है। मतलब एक भौतिक परिवर्तन होता है और एक रासायनिक परिवर्तन होता है। देखिए, जो परिवर्तन हमारे हैं, हमने आपको क्या बताया कि हमारे परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। तो भाई हमारे मन में आया, सर कौन सा परिवर्तन कैसे होगा? तब इसको हम दो प्रकार से कहेंगे, भौतिक परिवर्तन क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन क्या होगा। अब देखिए, भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन होता है कि जब मान लीजिए कोई रिएक्शन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो उस रिएक्शन के मतलब उसके गुण में कोई भी चेंज ना आए। जो चीज़ पहले थी वही चीज़ बाद में भी रहे, तो ऐसे परिवर्तन को हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन। मतलब वह चीज़ हो लेकिन उसके चीज़ में कोई अंतर ना आए। जैसे मान लीजिए, देखिए आपके सामने एक कागज़ है, ठीक, ये कागज़ दिख रहा है। इस कागज़ को, रुक जाए थोड़ा छोटा कर दें, दूसरा कागज़ दे देते हैं। ये कागज़ दिख रहा है हमको, ठीक है। अगर इस कागज़ को हम यहाँ से इसको ऐसे फाड़ दें, क्या करें हम? इसको ऐसे हमने फाड़ दिया, ठीक। तो फाड़ने पे देखिए, फाड़ने के पहले भी एक कागज़ था और फाड़ने के बाद भी एक कागज़ है। इसमें कोई चेंज नहीं आया, ना ही कोई चेंज आया, ना ही इसके गुण में कोई परिवर्तन आया। तो मतलब ऐसा परिवर्तन जब होता है तो उसकी स्टेट यानी कि उसकी अवस्था में भी कोई चेंज नहीं आते हैं और उसके गुण में भी कोई परिवर्तन नहीं आता है। मतलब जो चीज़ें पहले थी वही चीज़ें बाद में भी रहती हैं। या फिर जैसे मान लीजिए, अगर कोई लकड़ी का टुकड़ा है, अगर लकड़ी के टुकड़े को हमने तोड़ दिया तो बाद में भी वो लकड़ी का टुकड़ा ही रहेगा और उसको हम जोड़ करके फिर बना सकते हैं। मतलब ये जो भौतिक परिवर्तन हमारा होता है, ये परिवर्तन हमारा रिवर्सिबल होता है, यानी कि फिर दोबारा हम इसको पा सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए जैसे परिवर्तन इस तरह से हमने हुआ, हमारा चेंज हो गया, फिर से इसे डाल दिया। मतलब ऐसा परिवर्तन जो हमको अपनी आंखों से दिखाई दे, पता चले कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, ऐसे परिवर्तन को हम भौतिक परिवर्तन कह सकते हैं। जैसे लकड़ी का टूटना, लकड़ी को तोड़ देंगे भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। या फिर बल्ब का जलना बुझना, ये भी भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। कागज़ को फाड़ दें हम तो भी हमारा भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। मतलब उस परिवर्तन को दोबारा हम इसको रिवर्सिबल कर सकते हैं, मतलब दोबारा इसको हम पा सकते हैं। एक हमारा होता है रासायनिक परिवर्तन। ऐसा परिवर्तन, जब यह रासायनिक परिवर्तन होता है तो इसमें परिवर्तन होने के पहले और परिवर्तन होने के बाद के गुण अलग अलग होते हैं। मतलब परिवर्तन होने के पहले का गुण अलग रहेगा और परिवर्तन होने के बाद का गुण अलग रहेगा। इसमें हमारा अवस्था परिवर्तन भी होगा, यानी कि अगर हम अभिक्रिया कर रहे हैं, अगर वो फिजिकल, अगर मान लीजिए उसका जो स्टेट है वो भौतिक, उसका जो स्टेट अगर मान लीजिए सॉलिड है यानी कि ठोस है, तो ठोस से वह द्रव में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारी अवस्था का भी परिवर्तन हो जाएगा। या कभी कभी ऐसा होता है कि टेम्परेचर भी हमारा गिर जाता है, यानी कि टेम्परेचर का क्या होता है, टेम्परेचर यानी कि तापमान भी कम ज़्यादा हो जाता है और वहाँ पे उष्मा भी निकलती रहती है और भी सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि हमारा जो ये परिवर्तन होता है, इसमें रंग का भी परिवर्तन होता है। रंग अगर मान लीजिए नीला है तो लाल हो जाएगा, लाल है तो पीला हो जाएगा। तो ऐसा परिवर्तन को क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे मतलब कि अगर कोई रिएक्शन हो रहा है तो रिएक्शन यानी कि क्रिया होने के पहले अगर उसमें
उसके गुण अलग रहेंगे। वो जो हमारा अभिक्रिया होने के पहले जो चीज़ें होंगी उसके गुण अलग रहेंगे, और अभिक्रिया होने के बाद वाले गुण अलग रहेंगे, और ऐसे परिवर्तन को हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। अब देखिए, जैसे मान लीजिए ये हमारा एक है H2 है प्लस O2 है, ये अभिक्रिया कर रहा है आपस में, तो क्या बनाएगा? H2O बनाएगा। ठीक, तो देखिए, तो यहाँ पे जो H2 हमारा, ये हमारा किस स्टेट में है? ये हमारा गैसेस स्टेट में है। O2 भी हमारा किस स्टेट में है? गैसेस स्टेट में है। लेकिन हमारा जब अभिक्रिया होने के बाद जब सारी चीज़ें होती हैं तो हमको जो मिलता है वो हमारा मिलता है लिक्विड स्टेट में। यानी कि देखिए, H हमारा, हाइड्रोजन हमारा किस स्टेट में है? हाइड्रोजन हमारा गैसीय अवस्था में है, ऑक्सीजन भी हमारा गैसीय अवस्था में है। लेकिन जब अभिक्रिया हमारी पूरी हो जाती है तो हमको जो जल मिलता है वो किस अवस्था में मिलता है? वह लिक्विड यानी कि द्रव अवस्था में मिलता है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक तो हो गया कि यहाँ पे अवस्था में भी परिवर्तन हो गया। एक चीज़ हम और देखते हैं, जब कोई चीज़ गैस अवस्था में होती है तो उसका तापमान ज़्यादा होता है। ठीक, और जैसे ही वह जल बना लिया उसने, इसका मतलब क्या हुआ कि उसका टेम्परेचर कम हो गया। यहाँ पे जल का टेम्परेचर कम हो जाएगा, यानी कि जल का तापमान कम हो जाएगा। ये भी चीज़ हम देख लिए। अब देखिए, हमने क्या कहा कि हमारा जो हाइड्रोजन गैस होता है और जो ऑक्सीजन गैस होता है, यह दोनों गैस किसी चीज़ को जलाने में सहायक होता है। मतलब अगर कहीं कोई चीज़ जल रही है, अगर हम वहाँ पे हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित कर दें तो वो चीज़ तेज़ी से क्या लगेगी? जलने लगेगी। मतलब जिस तेज़ी से जल रही थी वो और तेज़ी से जलने लगेगी। अगर हमने ऑक्सीजन गैस वहाँ पे प्रवाहित कर दिया तो वह चीज़ भी क्या करेगी? जलने लगेगी। लेकिन ऐसी सारी चीज़ें, अब देखिए यहाँ पे तो क्या हुआ कि अभिक्रिया होने के पहले यहाँ पे क्या हम देख रहे हैं ये जो हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन गैस का काम क्या है? किसी चीज़ को जलाना, और ऑक्सीजन गैस का काम है किसी चीज़ को जलाना। लेकिन हाँ, ये हमारा जो ये क्या है? ये जल है। ठीक, यह जलाता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन जलाता है, लेकिन यह क्या करता है? यह बुझाता है। क्या बुझाता है? आग बुझाता है और प्यास भी बुझाता है, दोनों चीज़ें बुझाता है। इसीलिए हमने क्या कहा कि हमारा ऐसा परिवर्तन कि जब परिवर्तन होने के बाद में उसके गुणों में परिवर्तन आ जाए, उसके गुणों में भी परिवर्तन हो जाए, मतलब चेंज होने, यानी कि परिवर्तन होने के पहले अब परिवर्तन होने के बाद दोनों के गुणों में हमारा परिवर्तन हो जाए। ठीक, और इस चेंज को हम, और इस परिवर्तन को हम दोबारा पुनः प्राप्त ना कर सकें, इस प्रकार के रिएक्शन को हम कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। इस प्रकार का जो परिवर्तन होता है उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे हमने क्या कहा आपको, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस यहाँ पे क्या करता है? जलाने में सहायक है। लेकिन उसी प्रकार से, लेकिन उसका उल्टा हमारा क्या करता है? जल करता है, जल आग को बुझा देता है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि, और देखिए इसमें एक चीज़ और है, इस अभिक्रिया के होने के बाद, मतलब जब यह परिवर्तन हो जाता है तो इसको हम दोबारा इसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यह मतलब यह रिवर्सिबल नहीं होता, मतलब कि यह अनुत्क्रमणीय होता है। जो प्रकार की अभिक्रियाएँ होती हैं, ठीक, एक होता है उत्क्रमणीय अभिक्रिया, होता है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। ठीक, तो यह हमारा है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, मतलब इसको हम दोबारा, देखिए अब चाहे तो हम H2O से हम दोबारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नहीं बना सकते हैं। लेकिन देखिए, केवल सिंपल मेथड से, लेकिन जब हम और सारी केमिकल मेथड लगाएंगे तो हम वहाँ पे इसको बना सकते हैं। लेकिन हमको यहाँ पे केवल फिजिकल मेथड से ही करना है। यह चीज़ों को हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार के परिवर्तन को हम कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। ठीक, मतलब देखिए, इसको हम दोबारा जब ये रिएक्शन हो जाएगा तो फिर इसको हम जो है जल बना देंगे, तो जल से हम आग बुझा देंगे, और ये दोनों क्या करेगा? ये दोनों आग लगाते हैं। मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का काम आग लगाना है, लेकिन इनसे बना हुआ एक पदार्थ है जिसका नाम है H2O यानी कि जल। इसका काम क्या है? आग को बुझाना है। इसीलिए कहते हैं हम कि अब देखिए, बाप और बेटे में अंतर आ गया। ये समझ लो, ये माँ बाप है, ये इसका बेटा है, लेकिन इसका बेटा क्या कर रहा है? आग को बुझा रहा है। इस परिवर्तन को कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। जैसे देखिए, और एक चीज़ और, मतलब इसको हम दोबारा प्राप्त नहीं करते। जैसे पहला इसमें उदाहरण हम मान लेते हैं, दूध से क्या बनना? दही। अगर दूध से दही बनेगा तो फिर इसको हम दोबारा दही से दूध नहीं बना पाएंगे। उसके बाद देखते हैं दूसरी चीज़ हमारी है, या फिर हम दूध से क्या बना दें? पनीर बना दें। अगर दूध से पनीर बन जाएगा फिर भी हम जो है पनीर से दूध नहीं बना पाएंगे। फिर तीसरा देखिए, जो सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे बोर्ड परीक्षा में पूछता है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पूछता है कि लोहे में जंग लगना। तो लोहे में जंग लगना जो होता है, यह भी हमारा कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है।
क्यों? क्योंकि देखिए अभी आपको हम बता रहे हैं, हम लोहे में जंग लगा। देखिए जब लोहे में जंग लगता है, लोहे में जंग कैसे लगता है? जब कोई लोहा, लोहा यानी कि आयरन, देखिए इसका संकेत होता है Fe, इसको बोले, इसका जो केमिकल नाम है यानी कि इसका जो रासायनिक नाम है, इसका रासायनिक नाम है फेरस, लेकिन इसको आयरन आयरन बोला जाता है। तो देखिए जो हमारा आयरन है, यह क्या करता है, जब यह इसको हम ज़मीन पे रख देते हैं या फिर ये किसके संपर्क में आता है? नमी के। नमी यानी कि मॉइस्चर। देखिए नमी में होता क्या है? जल पाया जाता है। नमी के संपर्क में आया या फिर जल के संपर्क में आया, यह दोनों के संपर्क में जब यह आता है तो यह क्या होता है? ऑक्सीडाइज हो जाता है, यानी कि ऑक्सीकृत हो जाता है। तो ये हमारा जो फेरस है, जब यह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेता है तो उस समय लोहे में जंग लग जाता है। तो लोहा हमारा क्या होता है? लोहा ऑक्सीकृत हो जाता है। और जैसे ही लोहा ऑक्सीकृत हुआ, वैसे क्या होता है कि लोहे पे एक इसी प्रकार की पतली परत चढ़ जाती है, और वो परत हमारी ब्राउन कलर की होती है, यानी कि भूरे रंग की होती है। और जैसे ही वो परत चढ़ती है तो हम देखते हैं कि लोहे का छोटा छोटा टुकड़ा उसमें से निकलने लगता है, छोटा छोटा टुकड़ा निकलने लगता है। और जब वह टुकड़ा निकलने लगेगा तो हम यह पाएंगे कि जो उसकी जो पहले की स्थिति, यानी कि पहले लोहा हमारा मजबूत था, तो बाद में हम देखते हैं कि हमारा लोहा क्या हो जाता है? लोहा पतला हो जाता है, यानी कि धीरे धीरे उसका क्या होता है? क्षरण हो जाता है। अब जैसे उसका क्षरण हो जाएगा तो फिर हम उसके जो टुकड़े हैं छोटे छोटे, उससे हम फिर पुराना जो पूरा मोटा वाला लोहा हम नहीं बना पाएंगे। इस प्रकार से हम कहते हैं कि लोहे में जंग लगना भी हमारा कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। अब देखिए एक क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में और कभी कभी पूछ लेता है कि जैसे कि मान लीजिए पूछ लिया कि बर्फ से पानी बनना, बर्फ से पानी बनना, ठीक, पूछ रहा था कि बर्फ से पानी बनना। तो देखिए जो बर्फ से पानी बनता है, यह कौन सा परिवर्तन है? तो यह हमारा भौतिक परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। लेकिन अगर इसमें एक चीज़ और पूछ ले कि पानी से वाष्प बनना, यानी कि पानी से क्या बनना? पानी से गैस बनना। भाई वाष्प गैस ही तो है। पानी से वाष्प अगर बनेगा तो क्या बनेगा हमारा? तो हमारा कौन सा परिवर्तन हो जाएगा? रासायनिक। इसे बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। देखिए इसी में थोड़ा सा अंतर है। कभी कभी ये हमारे बोर्ड एग्जाम में भी पूछ लेता है कि हम बर्फ से अगर हम पानी बनाएंगे तो वह कौन सा परिवर्तन होगा, और पानी से वाष्प बनेगा तो वह कौन सा परिवर्तन होगा। एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है, या फिर कभी कभी हमारे एग्जाम में यह भी पूछ लेता है कि बल्ब का जलना, कोई अगर बल्ब जल रहा है तो वह कौन सा परिवर्तन है? तो बल्ब का जलना भी हमारा होता है भौतिक परिवर्तन। क्योंकि हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए बल्ब का स्विच है, बल्ब के स्विच को हमने दबाया तो बल्ब तुरंत अपना जलने लगेगा, लेकिन फिर हम जब स्विच को दबाएंगे तो क्या होगा हमारा कि बल्ब जो है फिर बंद हो जाएगा। तो मतलब वह अपनी पुरानी अवस्था में फिर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारा जो बल्ब का जलना या बुझना होता है यह भौतिक परिवर्तन है। और दूसरी चीज़ रासायनिक परिवर्तन में हमने आपको बता दिया कि इसको दोबारा हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, चाहे कुछ भी कर लें। तो अब देखिए दूध से दही बन गया तो क्या दही से हम दूध कभी नहीं बना पाएंगे? और दूध से पनीर बन गया तो पनीर से दूध हम नहीं बना पाएंगे। लोहे में जंग लग जाएगा तो लोहा क्या हो जाएगा? कमज़ोर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमारा हो जाएगा भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर हो जाएंगे इतने सारे। इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं अपने एग्जाम में, ठीक। देखिए ये हमारा है रासायनिक परिवर्तन का। रासायनिक अभिक्रिया में समीकरण हमारा है, दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं, भौतिक और रासायनिक। इसमें हमने आपको बता दिया कि भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जिसको जो परिवर्तन होने के बाद में उसकी अवस्था में कोई बदलाव नहीं आता है, बस केवल और केवल उसका आकार थोड़ा छोटा हो जाता है, और इसको हम इस परिवर्तन को हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि जो चीज़ें हो जा रही हैं उसको हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार के परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? इस प्रकार के परिवर्तन को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। हमने क्या बताया आपको? कागज़ फाड़ के बता दिया, कागज़ दिखा दिया। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में ऐसा परिवर्तन होता है कि यह परिवर्तन होने के बाद में हम दोबारा उसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। वह अगर एक बार अभिक्रिया हो गई तो दोबारा उसको हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार के अभिक्रिया को हम कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। और इसकी अवस्था में भी परिवर्तन होता है, तापमान में भी परिवर्तन आता है। हमने आपको ये सब चीज़ें, रंग में भी परिवर्तन आता है, सब चीज़ें हमने आपको बताया है। तो देखिए कैसे यहाँ पे इसका गुण कुछ और इनके गुणों में भी परिवर्तन आ जाता है। इनका गुण पहले कुछ था, बाद में कुछ हो गया। तो इसी प्रकार से हमारा हो गया बर्फ से पानी बन गया, ये हमारा भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन पानी से अगर वाष्प बनेगा तो वह रासायनिक परिवर्तन होगा। एग्जाम में हमारे जरूर देखिए लोहे का जंग लगना, यह 3 तो इम्पॉर्टेंट है, एकदम 3 एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 3 में से कोई भी पूछ सकता है। यह भी इम्पॉर्टेंट है, यह भी, और हमारा ये तीनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक। ये तीनों क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
तीनों में से कुछ भी पूछ सकता है, चाहे ये पूछे चाहे या पूछे जाए, पूछ सकता है। हमारे बोर्ड एग्जाम में सब चीज़ें आती रहती हैं। ठीक, तो देखिए ये हमारा हो गया खत्म। इसका हम शुरू करते हैं दूसरा चीज़। अब देखिए हमारा ये तो हो गया, हमने समझ लिया कि हमारे भौतिक परिवर्तन होते हैं और रासायनिक परिवर्तन होते हैं। अब देखिए हमको लिखना पड़ेगा कि रासायनिक समीकरण क्या है। भाई हमारा चैप्टर ही वही है। चैप्टर का नाम क्या है हमारे? चैप्टर का नाम हमारे रासायनिक समीकरण। चैप्टर का हमारे क्या नाम है? रासायनिक समीकरण। अब देखिए एक चीज़ आपको बता देना, थोड़ा सा कहीं मात्रांतर में गलती हो सकती है, तो आप लोग उसको ध्यान दीजिएगा। देखिए इसमें बड़ी की मात्रा लगेगी, ठीक है। देखिए रासायनिक समीकरण क्या होता है? देखिए कहने का मतलब जो भी चीज़ें होती हैं उनको हमको लिखना सीखना पड़ेगा। जैसे हम आपसे कह दें कि भैया आप लिखिए 4 धन 6 बराबर 10, ठीक, तो आप ऐसे ऐसे लिखेंगे 4 धन 6 बराबर 10। देखिए इस तरह से लिखा जाता है। और एक ऐसे भी हम लिख सकते हैं 4 + 6 = 10, इस तरह से लिख सकते हैं हम। तो देखिए ये हमारा मैथ का लिखने का तरीका हो जाएगा। तो इसे हम कहेंगे कि हमारा एक गणित का समीकरण है। तो इसी प्रकार से हमको साइंस में भी यानी कि केमिस्ट्री में भी लिखने की हमको ज़रूरत पड़ी, तो उसको हम कहते हैं रासायनिक समीकरण। जैसे मान लीजिए हमसे बोला गया भैया कोई एक अभिक्रिया लिख के दिखा गया, तो मान लीजिए अभिक्रिया में हमको लिखना पड़ा कि हाइड्रोजन लिखें हम, हाइड्रोजन प्लस क्या होता है ऑक्सीजन, क्या मिलके बना रहा है? ये मिलके बना रहा है जल। ठीक, तो इस तरह से लिखने से हमारा रिएक्शन क्या हो जाता? हमारा जो अभिक्रिया थी वो लंबी हो जा रही थी। तो इसको लिखने के लिए एक तरीका आया। वह तरीका हमारा ऐसा आया कि हम लोग उसके जगह पे हम लोग इसके जगह पे इसका एक सिंबल यूज करने लगे। सिंबल का मतलब इसका एक संकेत है। हाइड्रोजन का जो सिंबल होता है, जो प्रतीक होता है, वह H होता है। ऑक्सीजन का प्रतीक O होता है। जल का H2O हम लिख देते हैं। तो उस प्रकार से हमने इसको लिखना स्टार्ट किया। तो फिर इसे उसी को हम कहते हैं कि रासायनिक समीकरण को लिखना। हमने कैसे लिखा? यहाँ पे हमने हाइड्रोजन क्या बना दिया? H2 बना दिया। ऑक्सीजन पे O2 बना दिया। क्या बना हमारा? H2O बना। ठीक, इसी को बोला जाता है ये रासायनिक समीकरण को लिखना। ठीक, इस तरह से हमारा रासायनिक समीकरण लिखा है। अब देखिए ये जो हमारा एरो है, ठीक, एरो देखिए इधर, अगर हम एरो के इस साइड रहेंगे यानी कि इसे बोला जाता है बायां साइड, इसे बोला जाता है दायां साइड। यानी कि इसे हम बोलते हैं LHS। क्या बोलते हैं? LHS बोलते हैं। या फिर इसे हम कहते हैं अभिकारक। इसे क्या बोलते हैं? अभिकारक। देखिए अब तीर के दाहिनी तरफ इसे बोलते हैं RHS। इसे क्या बोलते हैं? राइट हैंड साइड से बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। इसे हम बोलते हैं उत्पाद। क्या बोलते हैं? उत्पाद। यानी कि देखो इसको इंग्लिश में कहते हैं रिएक्टेंट, इसे बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। तो इस प्रकार से हमारा जो लिखा जाता है उसे हम कहते हैं अभिक्रिया। अब देखिए दो उत्पादक, देखिए यहाँ पे जो इसको ऐड किया यानी कि दो अभिकारक के बीच हमने क्या लगा दिया है? धन लगा दिया है, प्लस लगा। मतलब क्या हुआ कि अभिकारक हमारे जुड़ रहे हैं, तब क्या मिलके बना रहे हैं? उत्पाद बना रहे हैं। ठीक, तो इस प्रकार से हमारा समीकरण लिखा जाता है। फिर जैसे हमारे समीकरण आपको दिखा दे रहे हैं, एक समीकरण होता है हमारा Mg + O2। ये क्या बन जाएगा? ये हमारा बन जाएगा MgO बन जाएगा। देखिए अब आपको एक चीज़ बता दें, ये जो रिएक्शन हम आपको दिखा रहे हैं, अभी ये हमारी अभिक्रिया पूर्ण रूप से संतुलित नहीं है, क्योंकि अभी हमने आपको संतुलित करने के बारे में नहीं बताया है। तो इसके बाद का अगला टॉपिक हमारा वही है कि अभिक्रिया को संतुलित करना, यानी कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। तो उसके बारे में हम आपको बताएंगे। इसीलिए देखिए यहाँ पे रिएक्शन संतुलित नहीं है। इस प्रकार से हमारा रासायनिक समीकरण लिखा जाता है। देखिए आपके NCERT बुक में एक एग्जाम्पल दिया है। एग्जाम्पल में क्या दिया था कि जब मैग्नीशियम जो रिबन हमारी है, ये देखिए मैग्नीशियम का चिन्ह है, मैग्नीशियम रिबन है। तो यह क्या होता है, जब हम वायु में इसको ले जाते हैं, वायु की उपस्थिति में हम इसको जलाते हैं। जलाने का मतलब होता है कि वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा इस तरह से। ठीक, जब यह इससे में जले गया तो ये जो बनेगा हमारा MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जो मिलता है इसको हम नीचे कांच का टुकड़ा लगा लेते हैं जिसमें इसकी राख गिर जाती है। तो इसी राख को MgO बोला जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बोला जाता है।
तो इसी चूँकि एग्जाम में पूछ रहता है कभी कभी कि क्या होता है जब हम मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं। तो जब मैग्नीशियम रिबन को हम जलाते हैं तो हमको क्या मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की राख मिलती है। और इसकी जो लौ होती है वो श्वेत यानी कि दूध की तरह सफ़ेद। कैसी होती है लौ? श्वेत लौ, श्वेत यानी कि सफ़ेद। भाई दूध सफ़ेद ही होता है, तो कैसी इनकी लौ होगी? श्वेत यानी कि सफ़ेद लौ होगी। तो चूँकि एग्जाम में कभी कोई हमारे ये भी पूछ लेता है। अब देखिए इसके बाद हमारा है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। ठीक, पर देखिए रासायनिक कोई भी चीज़ होगी, हमने क्या बताया था कि उसको हर एक चीज़ का एक महत्व होता है। भाई उसको कोई चीज़ अगर हम कर रहे हैं साइंस में तो उसका कारण क्या है, उसका रीजन क्या है, क्योंकि बिना रीजन के साइंस में कोई चीज़ें नहीं होती हैं। तो रासायनिक समीकरण को इसलिए संतुलित किया जाता है, कोई भी समीकरण को, ताकि हमारी जो अभिक्रिया रहे वो अभिक्रिया क्या हो। एक नियम हमारा होता है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जो क्लास 9th में हमने पढ़ा है। द्रव्यमान कौन सा नियम है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इस नियम को हमने पढ़ा है। इस नियम का मतलब ये होता है कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उस अभिक्रिया में हम ना तो द्रव्यमान को नष्ट कर सकते हैं और ना ही उसका निर्माण कर सकते हैं। मतलब याद, किसी भी द्रव्यमान को यानी कि जो चीज़ द्रव्य है, मैटर है, पदार्थ को हम कभी नष्ट नहीं कर सकते हैं और ना ही किसी पदार्थ का हम निर्माण कर सकते हैं। तो इस अभिक्रिया का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो इधर जितना होना चाहिए, यानी कि अगर मान लीजिए इधर 100 ग्राम हमारा है, एक आपको एग्जाम्पल के लेता है, अगर मान लीजिए इधर हमारा 100 ग्राम है तो अभिक्रिया के बाद भी हमको 100 ग्राम ही मिलना चाहिए, तभी तो हमारा द्रव्यमान संरक्षित रहेगा। देखिए संरक्षण का मतलब होता है सुरक्षा, यानी कि सुरक्षित। ठीक, तो यह समझ लीजिए कि द्रव्यमान यहाँ पे क्या रहेगा, सुरक्षित रहेगा। अगर यहाँ पे हमने मान लीजिए यहाँ पे अगर हमने 100 ग्राम 50 ग्राम Mg लिया, 50 ग्राम ऑक्सीजन लिया, तो हमारा जो मिलकर के जो हमारा जो उत्पाद आएगा वो भी कितने ग्राम का होना चाहिए, केवल और केवल 100 ग्राम का होना चाहिए। तो इसी द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन कर सके, इसीलिए हम अभिक्रिया को क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। इसीलिए हमने बताया था कि अभिक्रिया को संतुलित करना बहुत जरूरी है। देखिए और एक चीज़ और में देखते हैं, इसको क्या बोलते हैं, हमने क्या बताया आपको, तीर बताया। इसे क्या करते हैं, तीर बोलते हैं इसको। तीरों के इधर, तीर के अगर पीछे रहेंगे तो हम कहेंगे LHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से क्या कहेंगे RHS। अगर तीर के आगे देखेंगे तो उसे दाहिना साइड बोला जाता है, तो उसको बोलते हैं राइट हैंड साइड, या फिर इसको हम बोलते हैं, इसको उत्पाद बोलते हैं, इसको हम अभिकारक बोलते हैं। ठीक, अब देखिए अब हमारा जो अगला टॉपिक है वह हमारा है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। ठीक, हमारा अगला टॉपिक है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। तो हमने आपको बता दिया कि हमारा जो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक क्यों है। तो देखिए हमारा है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। ठीक, अब देखिए इस तरह से मान लीजिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है। अब तो हम एक रिएक्शन लिखते हैं। ठीक, एक रिएक्शन हमारा है, एक रिएक्शन हम लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिया उसका रिएक्शन हम ले रहे हैं। हम हमारे बुक में एक रिएक्शन दिया गया है, NCERT पैटर्न में एक है, आपके देख लीजिएगा। Fe यानी कि फेरस प्लस H2O यानी कि आयरन प्लस जल, यानी कि आयरन से जल क्या बनेगा, Fe3O4 बनेगा, और क्या बनेगा, H2 बनेगा। देखिए इस मान लीजिए ये हमारा रिएक्शन है, ये हमारी अभिक्रिया है। इस देखिए अभिक्रिया हम संतुलित नहीं, इस अभिक्रिया को हमको क्या करना है, संतुलित करना है। ठीक, देखिए संतुलित करने के पहले हमको करना क्या है, ये हमारा जो रासायनिक समीकरण ये क्या अभी है, असंतुलित है। ये क्या अभी है, हमारा रासायनिक समीकरण भी है, हमारा रासायनिक समीकरण भी असंतुलित है। तो असंतुलित है तो इसको हमको संतुलित करना पड़ेगा। ठीक, तो देखिए संतुलित कैसे करेंगे हम, देखिए अगर कोई अभिक्रिया दी है तो उसको हम पहले देखिए ऐसे इसको लिख लेंगे। ठीक, जैसे हमने इसको लिख लिया, अब फिर हम यहाँ पे ये हमारा हो गया। इस तरह से अगर कोई रिएक्शन हमको दिया गया है तो देखिए
ठीक, ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया। तो इसका जब हम हल करेंगे तो इसे हम लिख देंगे, फिर इसको रिएक्शन को इसे हम लिख देंगे। कैसे लिखेंगे? Fe प्लस H2O क्या बनेगा? प्लस ये हमारा बनेगा। ठीक, तो हमारा जो बनेगा समझ लीजिए हम असंतुलित समीकरण को हम लिख देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा चरण 1 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए हम क्या करेंगे, अब हम यह करेंगे कि हमारे पास कितने तत्व हैं, इन तत्वों की अब हम एक सारणी बनाएंगे कि हमारे पास कौन कौन से तत्व हैं और तत्व हमारे कितने हैं, तो उस प्रकार के हम सारणी बनाएंगे। तो हमारे पास इसमें यहाँ पे कितने तत्व थे, हमारा चरण 2 हो जाएगा। ठीक, हमारे पास तत्व कौन कौन से हैं, हमारे पास देखिए हमारे पास 3 तत्व हैं यहाँ पे। कौन कौन हमारे पास? एक क्या है, Fe हमारे पास है, और क्या है, H हमारे पास, और क्या है, O है। 3 तत्व हमारे पास हैं, Fe है, H है और O है। ठीक, तो इसका देखिए वो बनाने से पहले हम यहाँ पे एक चीज़ लिख देते हैं। हम देखिए बताना आपको भूल गए, हम यहाँ पे लिख देते हैं तत्व। यहाँ पे क्या लिखते हैं हम? तत्व लिखेंगे। तत्व लिखने के बाद हम यह लिखेंगे कि अभिकारक, क्या लिखेंगे हम? अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या। हम यह लिखेंगे यहाँ पे अभिकारक में परमाणुओं की संख्या, अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या। अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या। देखिए अभिकारकों में परमाणु की संख्या, अभिकारक हमारा ए है, इसको हम क्या कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में? LHS इसको बोला जाता है। ठीक, यहाँ से कैसे लाइन कर देंगे, यहाँ वैसे में एक लाइन कर देंगे। उसके बाद हमारा क्या बना? देखिए अभिकारक हो गया हमारा। देखा उत्पादों में परमाणुओं के, मतलब ये है जो हमारे फेरस हैं, इसके परमाणु कितने अभिकारक में और कितने उत्पाद में है। तो यहाँ जगह उत्पादों में परमाणुओं की संख्या, इसे हम क्या कहेंगे? RHS। देखिए इस तरह से हमारा हो जाएगा ये। यहाँ भी एक लाइन, इस तरह से हम एक कॉलम बना देंगे। पहले सारी चीज़ें हमारे पास कौन कितना है, इस तरह से हम एक कॉलम बना देंगे। उसके बाद हम देखेंगे, देखिए हमारा एक थोड़ा सा यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया हल्का। देखिए यहाँ पर Fe है, Fe हमारे पास कितना यहाँ पे है, अभिकारक में कितना है? देखिए केवल 1 है। यहाँ पे हम 1 लिख देंगे। देखिए यहाँ पे एक कॉलम जो है थोड़ा छूट गया है, ये वाला कॉलम ये ऊपर रहेगा। ठीक, Fe हमारे पास कितना है? Fe हमारे पास केवल 1 है। देखिए अभिकारक में हमारे पास केवल Fe 1 है, लेकिन उत्पाद में देखिए हमारे पास Fe कितना है? 3 Fe है। ठीक, 3 Fe हमारे पास हो गया। अब देखेंगे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है? केवल। ठीक, देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? यहाँ भी केवल 2 है। अब देखते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन केवल 1 है। यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है हमारे पास? केवल और केवल 4 ऑक्सीजन है। ठीक, 4 ऑक्सीजन है। इस तरह से हमारा अब देख रहे हैं। देखिए जब चार्ट बनाने का हमारा यह फ़ायदा होता है कि जब हम चार्ट बना लेंगे तो हमको यह पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ हमारी ऐसी है जो हमारे अभिक्रिया में असंतुलित है। ठीक, वो क्या है? असंतुलित। हम देखते हैं यहाँ पे असंतुलित कौन है? ऑक्सीजन असंतुलित है, और हमारा फेरस यानी कि आयरन। तो इसका एक नियम है, इसका नियम यह है कि जो संख्या सबसे बड़ी होती है उसको हम पहले लेते हैं, वो चाहे अभिकारक के की ओर की हो, चाहे उत्पाद की ओर की हो। तो हम यह देखते हैं कि हमारा जो ये 4 नंबर है यह सबसे बड़ा है, क्योंकि देखिए 2 3 4 यहाँ पे 1 2 1 है, तो 4 यहाँ पे एक सबसे बड़ा नंबर 4 है। चाहे इधर देखें चाहे दोनों तरफ से हम देख सकते हैं। तो हम यह देखते हैं कि जो नंबर सबसे बड़ा होता है उस नंबर को हम सबसे पहले ले लेते हैं। तो हम देखते हैं कि हमको पहले क्या संतुलित करना पड़ेगा। ठीक, तो हमने क्या कहा कि हमें सुविधा के लिए ले लेना है कि जो संख्या सबसे बड़ी उसको हम पहले लेते हैं। तो फिर उसके बाद ये हमारा हो गया चरण 2। हम करते हैं चरण 3 करते हैं। जब चरण 3 में हम करेंगे तो हमको फिर इसी तरह का एक छोटा चार्ट बनाना पड़ेगा। उसमें हमको लिखना पड़ेगा। अब देखो हमने यहाँ पे क्या लिया? हमने लिया है ऑक्सीजन लिया। तो हमें क्या लेंगे यहाँ पे? देखिए हमें यहाँ पे ऑक्सीजन हमको लिखना चाहिए, यहाँ पे लिखना चाहिए ऑक्सीजन के परमाणु। ठीक, ऑक्सीजन के परमाणु हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद हमारा चार्ट बनेगा। यहाँ पे हो जाएगा अभिकारकों में उसके बाद हमारा हो जाएगा उत्पादों में।
देखिए यहाँ पे बना दिया ऐसे अभिकारकों में और उत्पादों में। देखिए यहाँ पे हमको 2 कॉलम बनाना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे 1 नंबर हो जाएगा, यहाँ पे 2 नंबर हो जाएगा। तो पहले हम लिखेंगे प्रारंभ में, पहले हम क्या लिखेंगे, मतलब पहले कितना था वो, प्रारंभ में। देखिए हम प्रारंभ में हम यह देखते हैं कि हमारे पास अभिकारक में कितना ऑक्सीजन है, केवल और केवल हमारे पास केवल और केवल 1 ऑक्सीजन है। कितना है, 1 है। उत्पाद में कितना है, 4 है। लेकिन देखिए हमको यह भी बताना पड़ेगा कि हमारा जो 1 ऑक्सीजन है वह कहाँ है, 1 ऑक्सीजन, ठीक। हमारा जो 1 ऑक्सीजन है वह कहाँ है, अभिकारक में कहाँ है और वह उत्पाद में कहाँ है। तो हम देखते हैं कि हमारा जो 1 ऑक्सीजन अभिकारक में वह कहाँ है, H2O में है। किसमें है, H2O में है। लेकिन हमारा जो 4 वाला ऑक्सीजन जो उत्पाद में है वो ऑक्सीजन हमारा कहाँ है, Fe3O4 में है। ये हमको बताना पड़ेगा सर, ठीक। इसमें है FO, इसमें है, इसमें, ठीक। 1 ऑक्सीजन कहाँ है, H2O में है, यानी कि जल में है। दूसरा कहाँ है, हमारा Fe3O4 में। अब देखिए अब ने क्या कहा कि अब इसको हमको क्या करना पड़ेगा, अब नंबर 2 हमारा हो जाएगा यहाँ पे संतुलित करने पर। नंबर 2 हो जाएगा संतुलित करने पर। देखिए तो संतुलित करने कहने का मतलब है, अगर किसी संख्या को अगर हमको 4 बनाना है तो हम 4 के लिए क्या करेंगे, हमारा पहला नियम यही कहता है भाई अगर किसी संख्या को 4 बनाना है तो उसमें हम कितने से मल्टीप्लाई करें कि वो 4 बन जाएगा। तो किसी संख्या को अगर 4 बनाना है तो उसमें हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से। जो मान ली 1 है, हम यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर दें, 4 से मल्टीप्लाई कर दें। तो यानी 1 गुणे 4 कर दें तो कितना आएगा, हमारा हो जाएगा यहाँ पे ये 4 हो जाएगा। ये 4 पहले से है, मतलब क्या हुआ कि हमारा यह मामला सेट हो गया। देखिए जैसे मामला सेट हो तो हम लिख लेते हैं ना भाई, हमने गुणा कहाँ किया। देखिए ये माना हमने लिखा है, फिर हम रिएक्शन लिखेंगे। जब कोई हमारा एक चरण पूरा हो जाएगा उसके बाद हम रिएक्शन लिखेंगे इस तरह से, Fe प्लस H2। अब देखिए हमने जो 4 से गुणा किया है यहाँ पे, ये हम यहाँ गुणा नहीं कर पाएंगे कभी भी। गुणा जो है कभी भी, देखिए Fe प्लस H2। अब देखिए हमने जो यहाँ 4 से गुणा किया है, यह गुणा कभी भी हम यहाँ नहीं कर पाएंगे, ना ही यहाँ करेंगे। जो गुणा करेंगे यहाँ करेंगे, यानी पूरे परमाणु में गुणा होगा, ठीक। तो यहाँ पे 4 से गुणा हो गया भाई। H2O में था तो H2O में गुणा करेंगे हम। उसके बाद हमारा क्या बना, Fe3O4 प्लस H2। अब देखिए हम एक चीज़ यहाँ देख रहे हैं कि जैसे ही हमारा ऑक्सीजन यहाँ पे संतुलित हुआ, वैसे ही हाइड्रोजन का नंबर गड़बड़ हो गया। यहाँ पे गड़बड़ कैसे हो गया, अब देखिए गड़बड़ इसलिए हो गया कि यहाँ पे 4 दूनी 8 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे केवल और केवल 2 हाइड्रोजन हमारे पास है। तो मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हाइड्रोजन का नंबर अब गड़बड़ हो गया। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा ये तो हमारा चरण 3 था, लेकिन जब हम आगे बढ़ेंगे, अब देखिए इस समीकरण को हम लिख सकते हैं, इसको हम इसका एक नाम और लिख सकते हैं कि आंशिक रूप से संतुलित समीकरण। इसे क्या लिख सकते हैं हम, आंशिक रूप से संतुलित समीकरण। आंशिक रूप से संतुलित समीकरण, इसको हम लिख सकते हैं, ठीक। हमने क्या लिखा कि आंशिक रूप से समीकरण हमारा क्या है, संतुलित हो गया। लेकिन देखिए हमने क्या आपसे बताया कि जैसे ही हमने उसको संतुलित किया ऑक्सीजन को, वैसे ही हमारा ऑक्सीजन हाइड्रोजन असंतुलित हो गया। अब जब हम ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे, अब हमको जाना पड़ेगा, अब हमको हाइड्रोजन को संतुलित करना पड़ेगा, ठीक। तो हमारा दूसरा काम क्या होगा कि अब हम चलें हाइड्रोजन को संतुलित करें, ठीक। तो दूसरा काम हमारा क्या हो जाएगा, अब देखिए हम कहाँ तक गए थे, चरण 3 तक गए। तो हमारा क्या आएगा, चरण 4 आएगा, ठीक। चरण 4 में क्या होगा, देखिए चरण 4 में वो हमारा होगा, फिर हम चार्ट बनाएंगे जैसे हम पिछली बार बनाए थे। हमने पिछला बार क्या बनाया था, हमने पिछला चार्ट कैसे बनाया था, देखिए ऐसे बनाया था। हमने क्या लिखा था वहाँ, जैसे हम लिखा था ऑक्सीजन के प्रमाण, वैसे हम यहाँ लिखेंगे हाइड्रोजन के प्रमाण। हाइड्रोजन
के परमाणु, देखिए हाइड्रोजन के परमाणु हो गए। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन से खींच देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम अभिकारकों में लिखेंगे। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, उत्पादों में। देखिए इस तरह से चार्ट बनाने से मतलब आपका यह बार बार इसलिए हम चार्ट बना रहे हैं ताकि ये चीज़ें आपको, ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन देखिए अगर कोई चीज़, अगर जैसे हम साइकिल चलाना सीखते हैं तो पहले क्या करते हैं कि डायरेक्ट हम गद्दी पे नहीं बैठते हैं। सबसे पहले हम एक तरफ पैर करके पहले साइकिल को हम उसको धीरे धीरे मतलब टहलाना सीखते हैं। जब साइकिल को हम टहलाने का ढंग हो जाता है बढ़िया से, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, फिर एक तरफ कैंची चलाते हैं, फिर उसके बाद हम गद्दी चलाते हैं। फिर उसके बाद जब आपको गद्दी चलाने का ढंग हो जाएगा उसके बाद फिर आप चलाइए ना, जैसे आपकी मर्जी हो साइकिल, हाथ छोड़ के चलाइए, क्या दिक्कत है। भाई चलाते भी हैं लोग, जब चलाने ढंग हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हमने कहा 2 कॉलम बनाया, एक ए बनाया, एक ए बनाया। हाइड्रोजन के परमाणु लिखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रारंभ में। ठीक, अब देखिए प्रारंभ में क्या होगा, हमने क्या होता है कि प्रारंभ में जो चीज़ें होंगी हमको लिखना पड़ेगा कि कौन अभिकारक में कितना है, कौन उत्पाद में कितना है। लेकिन हमको देखिए यह बताना पड़ेगा कि वह हमारा जो परमाणु हमारा है वह किस में है, हाइड्रोजन का परमाणु किस में है। तो हमारा यहाँ पे प्रारंभ में कितना है, 8 है। अब देखिए हमने कहा कि हमने जो इसके पहले लिया था, देखिए यहाँ पे हमारा कितना था, यहाँ पे हमारा 8 था, 8 था प्रारंभ में। अब हम इसको प्रारंभ करेंगे, अब इसको प्रारंभ नहीं करेंगे, इसको यहाँ पे अब इसको प्रारंभ नहीं करेंगे हम, यहाँ पे हमारा केवल 2 है। अब हम इसको प्रारंभ करेंगे, यहाँ पे कितना हमारा है, 8 है। ठीक, इसको करेंगे हम तो हमारा प्रारंभ में कितना है, 8 है। लेकिन 8 है कहाँ, किस में है 8 हमारा, वह हमारा है 4H2O में है। ठीक, उत्पाद में कितना हमारा हो जाएगा, केवल और केवल 2, किस में हो भी, H2 में है। ठीक, अब देखिए उसके बाद हम दोबारा लिखेंगे, दोबारा हम लिखेंगे संतुलित करने पर। फिर हम क्या लिखेंगे, नंबर 2 लिखेंगे संतुलित करने पर। अब देखिए तो इसको हम संतुलित जब करेंगे तो हमारा कैसे होगा, हमने क्या कहा आपको, तो हम संतुलित करेंगे। अगर किसी संख्या को हमको 8 बनाना है और संख्या पहले से 2 है, हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 बन जाएगा, 4 से। तो यहाँ पहले हमारा कितना था, 8 पहले से था वो, तो जब 2 गुणे 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, मतलब 8 हुआ बन गया। लेकिन जब हम 8 लिखेंगे तो हमको फिर यहाँ पे समीकरण लिखना पड़ेगा। वह कैसा समीकरण होगा हमारा, Fe प्लस 4H2O। अब क्या बनेगा हमारा, प्लस 4H2। अब देखिए हमारा समीकरण यहाँ तक हो गया, चरण तार तक। अब देखिए बचा क्या हमारा केवल एक चीज़ बचा है, यहाँ पे हमारा केवल आयरन असंतुलित। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन 8 हो था, 4 दूनी 8 हो गया था, यहाँ पे कितना है, 4 दूनी 8 हो गया। ऑक्सीजन यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 1, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई 4 आएगा, 4 1 कम 4, यहाँ पे 4 हमारा हो गया। अब केवल और केवल हमारा क्या असंतुलित है, अब केवल और केवल हमारा फेरस असंतुलित है। तो हम लिखेंगे चरण 5, क्या लिखेंगे, चरण 5। अब देखिए हमने क्या पता है हमको, फिर यहाँ पे बनाना पड़ेगा कॉलम उसी तरह से। तो यहाँ लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, Fe के, देखिए यहाँ पे लिखा जाएगा वैसे आयरन लिखा था, लेकिन हम ऐसे लिख दे रहे हैं शॉर्ट फॉर्म में। यहाँ पे क्या लिखा गया, अभिकारकों में। फिर यहाँ पे लिखा जाएगा उत्पादों में। तो देखिए तो बन गया हमारा, क्या 2 कॉलम बनाएंगे यहाँ पे ऐसे हम। ठीक, एक में क्या लिखेंगे, नंबर 1 हो जाएगा, नंबर 2 हो जाएगा। एक में हम क्या लिखेंगे, प्रारंभ में, यानी कि इनिशियल। देखो हमको बताना पड़ेगा कि अभिकारकों में परमाणु की संख्या कितनी है और उत्पादों में कितनी है। तो देखिए अभिकारक में कितना है, केवल 1 है, और वो 1 कहाँ है, केवल और केवल Fe में है। ठीक, अब देखिए उसके बाद में हमको यह बताना पड़ेगा कि हमारा जो 4 है उसमें, इसमें कितना है, इसमें 3 है, सॉरी 3 है। 3 किस में है,
Fe3O4 में 3 है, ठीक। अब देखिए अगर किसी संख्या को हमको तीन बनाना है तो हम क्या करेंगे, अगर एक है कोई तो हम 3 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 बन जाएगा वो। संतुलित करने पर अब देखिए क्या होगा, अगर कोई संख्या भाई ऑलरेडी अगर एक है उसमें हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा वो 3, और ये 3 हो जाएगा। तो देखिए हमारा हो गया कंप्लीट, यहाँ तक हो गया हमारा 3Fe + 4H2O कितना बना + 4H। देखिए तो अब यहाँ तक तो हमारा रिएक्शन हो गया कंप्लीट, ठीक। यहाँ से पूरा लिखेंगे, ये भी हमारा होगा आंशिक रूप से संतुलित समीकरण। लेकिन फिर इसके बाद यहाँ तक होगा हमारा चरण 5, लेकिन फिर जैसे हम लिखेंगे चरण 6, हमारा क्या आएगा चरण 6। तो फिर हम यहाँ लिखेंगे जो हमारा फाइनल जो हमारा समीकरण आया है उसे हम लिखेंगे 3Fe + 4H2O क्या बना Fe3O4 + 4H2। ये हमारा समीकरण क्या हो गया, यह समीकरण हमारा संतुलित हो गया, पूर्णतः एकदम समीकरण हमारा संतुलित हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। देखिए हमने आपसे कहा था कि हमारा समीकरण हो गया, अब संतुलित हो गया। इसी तरह से हमको बोर्ड एग्जाम में करना। लेकिन देखिए बोर्ड एग्जाम में आप इस तरह से नहीं करेंगे, पूरा चार्ट बनाए पड़ेंगे थे, आपको जल्दी जल्दी करना है। इस देखिए ये है हिट एंड ट्रायल विधि, जैसे ही आप लोग अगर ये करना सीख जाएंगे उसके बाद फिर आप लोग अपना काम जल्दी जल्दी से कर सकते हैं। देखिए इस तरह से तो हो गया हमारा अभिक्रिया संतुलित हो गई। लेकिन इसके बाद हमारा एक टॉपिक आता है जिसका नाम है कि भौतिक अवस्था, जो हमारी भौतिक अवस्था है उसके साथ भी हमको समीकरण को लिखना पड़ता है। भौतिक अवस्थाओं के साथ समीकरण का लिखना, तो हमारा क्या है भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखना, ठीक। हमारा टॉपिक अगला क्या है, भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखना। भौतिक अवस्थाओं के संकेत देखिए भौतिक अवस्था संकेत देखने का मतलब यह होता है कि हमारे पास, देखिए हमने आपको बताया कि हमारे पास 3 स्टेट हैं, ठीक। 3 स्टेट पाए जाते हैं हमारे पास भाई दुनिया में। 3 स्टेट, एक होता है ठोस होता है, 3 अवस्था होती है भौतिक अवस्था ठोस। दूसरी क्या होती है द्रव होती, तीसरी क्या होती है गैस होती। देखिए ठोस को हम लिखते हैं एस फॉर सॉलिड, द्रव को हम लिखते हैं लिक्विड यानी कि एल फॉर लिक्विड, गैस को हम लिखते हैं जी, ठीक। तो इस तरह से हम दिखाते हैं। लेकिन देखिए एक चीज़ हमारा और है, जिसे हम बोलते हैं ए क्यू। क्या बोलते हैं हम, ए क्यू का मतलब होता है एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन का मतलब ये होता है ऐसा सोल्यूशन किसी भी चीज़ का हो उसका वह जलीय विलयन हो, वह क्या हो जलीय विलयन हो। जैसे मान लो कोई भी उसको हम कोई भी द्रव है, कोई भी ठोस है, उसका क्या कोई विलयन, कोई भी जैसे मान लो अगर ठोस होता है उसका हम क्या करें, उसका हम जलीय विलयन बना दें, उसको हम लिख देते हैं ए क्यू माने होता है एक्वस सोल्यूशन, अगर उसे हम बोलते हैं जलीय विलयन, ठीक। 3 प्रकार का होता है हमारा जलीय विलयन होता है। देखो जैसे मान लो हमारा रिएक्शन है, हमारा कोई रिएक्शन है, जैसे मान लो हम लोग लिख रहे हैं H2 + O2 क्या बना हमारा H2। देखिए अब तो हमने आपको बता दिया कि अभिक्रिया को संतुलित कैसे करना है, तो हम आपको देखिए बताते हैं यहाँ पे संतुलित कैसे होगा। देखिए यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन 2 बार है, यहाँ ऑक्सीजन 2 बार है, लेकिन यहाँ पे केवल ऑक्सीजन 1 बार है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन जैसे हमने यहाँ 2 से गुणा किया उसे हमारा क्या हुआ 2 दूनी 4, हमारे पास 4 हाइड्रोजन हो गया। तो यहाँ पे हम 2 से भी यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से हमारा अभिक्रिया क्या हो गया, ये संतुलित हो गया। लेकिन अब देखिए इसके हम भौतिक अवस्था को लिखना को आपको बता रहे हैं। देखिए अब जो भौतिक अवस्थाएं होती है, देखिए हाइड्रोजन हमको मिलेगा वह गैस अवस्था में मिलेगा इसमें, और यहाँ ये ऑक्सीजन भी हमारा गैस अवस्था में मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए गैस के लिए जी, यहाँ के लिए जी, लेकिन हमारा हाइड्रोजन किस अवस्था में है, यह है H2O या लिक्विड में। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे हम L लिख देंगे। आया समझ में। जैसे मान लिया और हम लिखते हैं ये वाला अपना रिएक्शन है जो जिसको अभी पढ़ा रहे थे आपको, Fe + H2O क्या बनेगा 4H2O, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 3 से कर देंगे, ठीक। अब देखिए यहाँ पे देखिए हमने आपको बताया कि हमको स्टेट दिखाना पड़ेगा।
तो हमारा देखिए जो स्टेट होता है हमारा किस स्टेट में पाया जाता है। देखिए हमारा जो आयरन है ये हमारा किस स्टेट में होगा, देखिए नॉर्मल अगर देखेंगे तो हमारा नॉर्मल आयरन किस स्टेट में मिलता है, हमको सॉलिड स्टेट में मिलता है, यानी कि ठोस अवस्था में मिलता है। ठोस के लिए हम क्या लिखेंगे, एस लिखेंगे। और हमारा जो यहाँ पे गैस, यहाँ पे हमारा जो जल है वो जल किस अवस्था में हमारा, वो हमारा यहाँ पे गैसियस स्टेट में है, यानी कि जी है। उसके बाद हमारा क्या बनेगा, जो हमारा Fe3O4 बनेगा किस अवस्था में बनेगा, एस में बनेगा। और हमारा जो है H2 किस अवस्था में बनेगा, वह गैसियस स्टेट में बनेगा। ठीक, तो इसी प्रकार से हम यहाँ पे इसको लिखना दिखाते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा चीज़ें ही, तो आप लोग इसको देखिए। तो इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक होगा वह हम आपको पढ़ाएंगे कि हमारी जो रासायनिक अपक्रियाएँ होती हैं वह हमारी कितने प्रकार की होती हैं। तब तक आप लोग इसको देखिए। जो भी आप, अगर कुछ भी किसी प्रकार की अगर आपको कोई समस्या हो रही है तो आप कमेंट में ड्रॉप डाउन कर दीजिए, बाकी सारी समस्याओं का समाधान हम आपके कर देंगे। तब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास। नमस्कार, जय हिंद।